क्या आपको भी रात में नींद नहीं आती है? अचानक से कुछ खाने का मन करता है या नींद आने के बाद में नींद टूट जाती है? आजकल की फास्ट मूविंग दुनिया में स्लीप डिसऑर्डर्स या नींद के वजह से होने के डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। तो अच्छी स्लीप या अच्छी नींद के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन के कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जो काफी सारी स्टडीज और साइंटिफिक डेटा में मिल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि दिन भर चाहे आप कितने भी थक गए हों, कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन रात को रोजाना सोने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है? आपको कुछ म्यूजिक सुनने पड़ते हैं, अपने आप को ये याद दिलाना पड़ता है कि मुझे सोना है। आप कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन आपको जो है अच्छी नींद नहीं आ पाती है। कई लोगों के साथ में ऐसा होता होगा कि वो सो तो जाते हैं जैसे तैसे करके, लेकिन फिर आधी रात में उनकी नींद टूट जाती है और फिर वापस सोने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आ पाती है। आंखें भरी होती है नींद से, लेकिन जब वो सोने की कोशिश करते हैं तो उनसे सोया नहीं जाता। इस समस्या से हम में से कई लोग गुजर रहे हैं आज के दौर में, लेकिन क्यों और क्या कारण है इसके पीछे? इसे स्लीप डिसऑर्डर कहा जाता है और आज की ये चर्चा आप ही लोगों के लिए है। आप में से कई लोग इस चर्चा को सुने और जाने कि आपके साथ में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं और अब इसका सॉल्यूशन क्या है। स्लीप डिसऑर्डर के बारे में सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए और इस चर्चा में हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनन मेहता, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और अब वो हमें बताएंगे कि स्लीप डिसऑर्डर क्या है, क्या रीजंस होते हैं इसके पीछे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और हम इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगी डॉक्टर मनन हमारे इस टॉक शो में। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो हैप्पी कि आप वो टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कॉमनली हम नहीं बात करते, जैसे स्ट्रोक, एपिलेप्सी, हार्ट डिसऑर्डर, कैंसर, ये सब पे काफ़ी चर्चाएं होती है। लेकिन ये जो डे टू डे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम ब्रेन फॉग के बारे में बात किया, मेमोरी डिस्टर्बेंस के बारे में बात किया, और आज और एक वही टॉपिक जो बहुत ही कॉमन है फिर भी लोगों को नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो कि स्लीप डिसऑर्डर है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये टॉपिक लिया और मुझे चांस दिया। जी, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले हम ये समझा देते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर आखिर क्या होता है और क्या इसके कोई प्रकार होते हैं या कैसे हमें पता चले कि हमें स्लीप डिसऑर्डर अब हो रहा है। जी, स्लीप इज आवर सुपर पावर। राइट। अगर हम अच्छा सोते हैं, हम नेक्स्ट डे फ्रेश रहते हैं, हम अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हमारी फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है, हमारा आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है, हमारा परफॉर्मेंस विल बी ब्रिलियंट। काफ़ी सारे एथलीट्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स, ये सब मानते हैं कि स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर पावर। और ये बहुत ही एक टाइप का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है हमारी ज़िंदगी का, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बन सकती है या बिगड़ सकती है। बिल्कुल। स्लीप डिसऑर्डर एक ब्रॉड टर्म है और उसमें बहुत सारे कैटेगरी के डिसऑर्डर्स आते हैं कि जिसमें नींद ना आना, नींद आके खुल जाना, वापस नींद आना नहीं मुश्किल हो जाता है, रात को पैर दर्द करना, नींद में बड़बड़ाना, नींद में खर्राटे लेना, जो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों के हर एक के घर में कोई ना कोई ये खर्राटों से परेशान रहता है। तो ये सारे एक बहुत सारे कलेक्टिव प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली हम स्लीप डिसऑर्डर के टर्म में बोलते हैं। ये एक डेफिनेशन जो आपने दिया, और काफी लोग अब महसूस करेंगे कि जो जो चीजें आपने बोली हमें बहुत कॉमन लगती थी कि शायद हमें थकान की वजह से पैर दर्द करते होंगे, थकान की वजह से या कोई सर्दी वगैरह की वजह से शायद खर्राटों की दिक्कत होती होगी, लेकिन जाने अनजाने हम अपनी सेहत के साथ में कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी नींद, जैसा आपने कहा कि एक अच्छी नींद हमारी सेहत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अच्छी नींद नहीं आती है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिस वजह से हमें स्लीपिंग इश्यूज शुरू हो सकते हैं? सो देखिए कि नींद दो टाइप का होता है। एक, नींद आने में दिक्कत होती है, मतलब स्लीप ऑनसेट, जैसे कि आपने मानो कि आप 11 बजे सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको 2 बजे तक नींद नहीं आती है, तो वो एक बोलते हैं स्लीप ऑनसेट का प्रॉब्लम। दूसरा बोलते हैं स्लीप मेंटेनेंस का प्रॉब्लम, जैसे कि आप 11 बजे सो गए और 1 बजे उठ गए और फिर वापस आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा नींद ही नहीं आई है। सो स्लीप ऑनसेट एज वेल एज स्लीप मेंटेनेंस एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि आपको स्लीप कैसी आती है। काफी लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि हम 8 घंटे सोते हैं फिर भी नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहते हैं। हाँ। और कुछ लोग वैसा वर्षा 4 घंटे भी सोते हैं और नेक्स्ट डे एकदम फ्रेश रहते हैं। तो स्लीप के प्रॉब्लम्स जो है वो हम हिस्ट्री से, पेशेंट से पूछ के या मरीजों से पूछ के हम पूछते हैं कि आपको आने में दिक्कत हो रही है, मेंटेन में दिक्कत हो रही है, या रिफ्रेश स्लीप नहीं है।
दूसरा जो आपने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आपने बोला कि खर्राटे लेना, काफी पेशेंट्स को ऐसा लगता है खर्राटे नॉर्मल है या खर्राटे थकान की निशानी है। हाँ, ये अगर कभी कभार हो कि कभी कभार हम थक जाए, एक्सर्शन हो जाए, तब खर्राटे ले तो अलग चीज है। लेकिन खर्राटे और स्लीप के डिसऑर्डर के साथ एक बहुत ही कॉमन बट अंडर डायग्नोस्ड डिसऑर्डर जो होता है उसे हम बोलते हैं OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। मैं इनके कुछ लक्षण आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि पेशेंट जोर जोर से खर्राटे लेता है और अचानक ही खर्राटे लेते लेते उसकी सांस अटक जाती है और जो खर्राटे का साउंड है वो अचानक अब्रप्टली बंद हो जाता है और उस दरमियान फिजियोलॉजिकली वो सांस नहीं ले पाता है। उसे एपनिक स्मेल बोलते हैं। ये कॉमन है लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये लोगों को ऐसा लगता है कि ये होता है तो थकान है तो होता है, लेकिन ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे इट इज अ रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस। आजकल आपने देखा होगा काफी यंग लोगों को बीपी, डायबिटीज, हार्ट का बीमारी, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक ये सब होता है। हम कितने भी रिपोर्ट्स करवाते हैं सब नॉर्मल आते हैं। मे बी बीपी शुगर ना भी हो फिर भी हार्ट और ब्रेन का अटैक आ सकता है और फिर ग्रेजुअली हम जब हिस्ट्री पूछते हैं तब ये स्लीप एपनिया की हिस्ट्री निकलती है। इसके कुछ कुछ सिम्टम्स जैसे कि ज्यादा दिन में ज्यादा सोना, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग, नॉन रिस्टोरिंग स्लीप, मतलब कि हमने सो गए फिर भी नेक्स्ट डे हम फ्रेश नहीं है। खाते खाते लोग चोक हो जाते हैं, मतलब पानी पीते हैं या खाते खाते खांसी आ जाती है, चोक हो जाता है। रात को सोते हैं तो जोर जोर से खर्राटे बुलाते हैं, खर्राटे बुलाते बुलाते अचानक सांस रुक जाती है। ये सब लेटर ऑन दे गो इनटू के मूड इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, पुअर परफॉर्मेंस, कंसंट्रेशन पुअर, अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स। नाउ ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है ये कॉमनली इट इज सीन इन ओबीज पीपल, मतलब मोटे लोगों में होता है। इसके प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर है कि आपका गला, गर्दन छोटी है या गर्दन बड़ी है, मोटापा है, गर्दन में चर्बी है, आपकी जो मुंह और गले के बीच में जो गैप होती है वो छोटी है, छोटा सा पाथवे होता है, टंग आपका बड़ा है, टंग फॉल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल ऑक्सीजन का इनहेलेशन और एक्सपिरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रूटीनली नहीं होता है ऐसे पेशेंट्स को। अभी आपने जो सिम्टम्स बताए वो काफी लोगों में, जैसा हम कह रहे हैं कि सारी चीजें यूं तो लोग महसूस करेंगे कि ये बहुत कॉमन है, तो इसमें क्या सिम्टम्स जो आपने बताए हैं उसका फिर किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है। मतलब जो लोगों को पता है या हम जितना डायग्नोस करते हैं उससे 10 या 100 गुना ज्यादा होगा जो हम अंडर डायग्नोस कर पाते हैं। और दूसरा है कि इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखे, जो हम काफी हिस्ट्री में भी पूछते हैं कि ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो वी शुड डायग्नोस इट फर्स्ट। सो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, जैसे क्लिनिकल सिम्टम्स है पेशेंट को, हमने उनको एग्जामिनेशन किया, हमने उसको हिस्ट्री पूछा और हमको लगा कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के सिम्टम्स है, तो वी डू समथिंग कॉल्ड एज पॉलीसोम्नोग्राफी, जिसे हम स्लीप स्टडी बोलते हैं। इसमें एक सिंपल स्टडी होती है, उसमें कुछ नहीं होता, हम जब अपनी नॉर्मल जो फिजियोलॉजी स्लीप होती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ये वो कॉमन जो हम आजकल स्मार्ट वॉच में देखते हैं कि कितना स्लीप हुआ, कितना डीप स्लीप हुआ, ये वो वाला नहीं है। इसमें थोड़ा एडवांस मशीन्स का यूज होता है जिसमें हम ब्रेन के स्काल्प के ऊपर बाल पे थोड़े तार लगाते हैं और जिससे हम ब्रेन के मूवमेंट्स और ब्रेन के वेव्स हम देख पाते हैं। इसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये पेशेंट कितनी अच्छी तरह सो रहा है, कितना स्नोरिंग का इवेंट है, कितना एपनिया का इवेंट है, कि कितनी बार उसकी सांस अटक रही है नींद में, ठीक है, और उसके हिसाब से उस समय पे ऑक्सीजन कितना डाउन हो रहा है। तो उसके सेट क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ इसको स्लीप एपनिया है, इसको स्लीप एपनिया की शुरुआत है या इसको स्लीप एपनिया के ज्यादा सीवियर मात्रा में है। सो आमतौर जो हम एक बार डायग्नोस कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन जो होता है वो है ऑटो सीपैप मशीन। ये एक छोटा सा बाईपैप मशीन होता है जो हम जो नाक और मुंह के सामने मास्क की तरह पहनते हैं और वो ओवरनाइट पहनना होता है। ये ब्रीदिंग में इंप्रूवमेंट लाता है, ये अच्छी तरह ऑक्सीजनेशन ब्रेन में होता है और स्लीप पैटर्न काफी इंप्रूव होता है और स्नोरिंग बंद होता है इससे। तो ये एक मशीन होता है जो हमेशा पहनना पड़ता है। तो इसे हमेशा पहनना पड़ता है तो यूजुअली पेशेंट्स को शुरुआत के 15-20 दिन, 1 महीने में मुश्किल आती है, बट वंस दे गेट यूज्ड टू इट वो खुद ही बोलेंगे कि इट इज अ ह्यूज डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस है उनकी लाइफ में। जैसे बीपी कंट्रोल होने लगा है, मोटापा कम होने लगा है, शुगर कंट्रोल होने लगा है,
उनका एक्टिवनेस बढ़ गया है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, उनको जो खाने में चोकिंग होती थी वो कम हो गई है, वेट कम हो रहा है। सो आपके माध्यम से मैं अपने दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूँ कि ये स्लीप एपनिया के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। काफी लोगों को जिनको मोटापे की तकलीफ है, जिनको खर्राटे की तकलीफ है, और एक बात आपने काफी लोगों को ये देखा होगा कि टीवी देखते देखते सो गए, हाँ। या न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए, गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई और तुरंत सो गए और खर्राटे बुलाने लगे। शायद जब अपना ये इंटरव्यू लोग देखेंगे तो काफी लोग बोलेंगे हाँ यार ये तो मेरे पापा को होता है, ये मेरी मम्मी को होता है। सो ये एक सिम्टम है स्लीप एपनिया का। और आई एम प्रीटी श्योर कि ये सब जो पेशेंट्स को होता है उनको बीपी, डायबिटीज, चर्बी, मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकता है या होगा ही। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टेबल फैक्टर है। तो इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए, इसके लिए ओपननेस रखिए, क्योंकि ये काफी सारी प्रिवेंटेबल डिसीज को अच्छा कर सकता है और अपनी लाइफ स्पैन अच्छी कर सकता है। ताजुब की बात है कि जो चीजें हम ऐसे ही जाने देते हैं ये सोचकर कि ये तो बहुत आम है, कभी गौर से उस बारे में सोचते ही नहीं कि ये छोटी छोटी चीजें हमारे स्वास्थ्य को कितनी गंभीर दुविधा में डाल सकती है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसा डॉक्टर ने कहा कि एक अच्छी स्लीप ना मिलने पर आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है, और जाहिर सी बात है जब भी आप ये सुन रहे होंगे तो सही में आपको यही लग रहा होगा कि हाँ मेरे घर में किसी ना किसी फैमिली मेंबर को ऐसा होता ही है, वो अचानक टीवी देखते देखते सो जाते हैं, खर्राटे लेते हैं, ये सारी चीजें हम आए दिन देखते हैं, लेकिन डॉक्टर से जल्दी संपर्क नहीं करते। इसी वजह से आज ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप समझ सकें कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तब उस पर बात करना शायद उतना लाभ नहीं देगा, लेकिन छोटी छोटी चीजों को बदलना बहुत जरूरी है। अब वापस आते हैं इस टॉपिक पर, और बहुत जरूरी है ये जानना कि जब कोई चीज हमारे साथ घटती है तो उसके क्या कारण होते हैं। ऑब्वियसली हमारे जनरेशन के भी बहुत लोग हैं जो रात में लेट नाइट चैटिंग करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, तो क्या ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि उनका स्लीपिंग पैटर्न बदल रहा है? यस। सो जैसे मैंने आपको बताया, स्लीप आने में दिक्कत होती है, स्लीप मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो आजकल की लाइफ जो हमारी पूरी सोशल मीडिया के अस्त व्यस्त मतलब आगे पीछे रहती है, उसकी वजह से पूरी दुनिया सोते वक्त और उठते तुरंत उठने के बाद तुरंत वो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम को नमस्ते करती है और गुड बाय करती है, गुड नाइट करती है, विच इज आई थिंक वो थोड़ा हद तक कुछ दिनों तक मजा रहता है, बट एक बार एडिक्शन बन जाता है तो वो स्लीप डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं कि जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सोता हूँ लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आती, मैं सोता हूँ या मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं 8 घंटे भी सोता हूँ फिर भी मेरा दिमाग नेक्स्ट डे फ्रेश नहीं रहता, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट। सो दीज पेशेंट्स दे हैव लॉट ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी, दे हैव स्ट्रेस, दे हैव मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आप काफ़ी स्ट्रेस में है, तो यू हैव मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स, यू हैव मोर चांसेस ऑफ brain strokes, you have more chances of hypertension, diabetes, dyslipidemia. So we say that an adequate sleep of 6 to 7 hours is a minimum for a routine healthy person. तो उम्मीद करेंगे कि जो कारण लोगों को पता चला है तो वो इन चेंजेस को जल्द से जल्द अपनी लाइफ में अपनाएं। लेकिन इसके साथ साथ अब मैं ये जानना चाहूंगी कि एक अच्छी नींद खुद को देने के लिए हम क्या टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, तो क्या क्या चेंजेस हम करें जिससे हम अपने स्लीप पैटर्न को रेगुलर कर सके, अच्छी नींद ले सकें और ऐसी नींद ले सकें जो हमें थका हुआ महसूस ना कराए। अगली मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो ऐसा ना लगे कि अभी भी मुझे नींद आ रही है या अभी भी मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो अच्छी स्लीप या अच्छी नींद के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, स्लीप हाइजीन। हाइजीन मतलब स्वच्छता, हाइजीन मतलब हेल्दी। सो स्लीप हाइजीन के कुछ रूल्स और पैटर्न्स होते हैं जो काफी सारी स्टडीज और साइंटिफिक डेटा में मिल जाते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, नंबर 1 कि 4 या 5 बजे के बाद चाय का या कॉफी का यूज कम करिए या ना करिए इफ पॉसिबल। नंबर 2, अल्कोहल, स्मोकिंग और निकोटीन की जो अदर आदत है तो उससे दूर रहिए। नंबर 3, रात को हम सबको खाने की आदत होती है कि 10 बजे कुछ स्नैक खा लिया, 11 बजे स्नैक खा लिया, वो एक गलत चीज़ है। अगर प्रॉपर डिनर के बाद अगर भूख लगती है तो हम लाइट जूस या कुछ फ्रूट्स खाते हैं। यू शुड नॉट बिंज ईटिंग स्नैक्स एट नाइट। चौथे नंबर पे, अवॉइड सोशल मीडिया एट नाइट। जैसे टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन यूज़ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब हम जितना अवॉइड करेंगे, स्पेशली रात के जो आवर्स पे जिसमें हम सोने जाते हैं,
तो वो हमें एक फ्रेश स्लीप देगा, एक पॉजिटिव थिंकिंग वाला स्लीप देगा। नंबर 5, हैव अ गुड स्लीप रूटीन, गुड स्लीप शेड्यूल। हम सोचते हैं कि हमें कभी भी नींद आ जाए तब सो जाएंगे, बट दैट इज नॉट द राइट आंसर। ये एक पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे हम 10 बजे सोने का प्लान करें तो हम 10 बजे सोने जाए, हम 15-20 दिन ट्राई करें, भले नींद ना आए, बट देन वंस यू गेट इन दैट शेड्यूल, तो धीरे धीरे वो एक आपको बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है कि आप 10 से 6 सोते हैं। सो फॉर समथिंग लाइक दैट यू शुड अवॉइड लाउड म्यूजिक, लाउड साउंड, वो एक अच्छा स्लीप एनवायरनमेंट नहीं रहता है। स्वच्छ कमरा, अच्छी चादर, ये सब ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स है बट दे मैटर अ लॉट। ठीक है, काफी मेरे पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ कि यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, लिटिल बिट ऑफ योग, लिसन टू सॉफ्ट म्यूजिक या वाइट नॉइज जो बोलते हैं, दैट इज सो दैट एक सूदिंग इफेक्ट ब्रेन को मिलती है, कामिंग इफेक्ट ब्रेन को मिलती है, विच कैन हेल्प यू स्लीप गुड एज वेल एज स्लीप अर्ली। सो ये सारे कुछ टिप्स होते हैं जो हम स्लीप हाइजीन में बोलते हैं कि ये सब अगर आप मेंटेन करते हैं, ये पैटर्न फॉलो करते हैं, तो योर स्लीप ऑनसेट, मतलब स्लीप कितनी जल्दी आती है वो भी एक अच्छी बात है, और स्लीप मेंटेनेंस के 6-7 घंटे की स्लीप अच्छी हो, वो भी वो यू कैन मैनेज इट विद दिस स्लीप हाइजीन शेड्यूल। हमें ये टिप्स आसानी से कोई बताता नहीं है। ज्यादातर लोग ये सजेस्ट कर देते हैं कि हमें स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेना चाहिए। जब हम ये बातचीत कर रहे थे तब मेरे जहन में ये बात आई कि जब भी कोई ये बात कहता है कि मुझे नींद में प्रॉब्लम हो रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही, तो बहुत से लोग हैं जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं और स्लीपिंग पिल्स का आइडिया देते हैं। तो क्या स्लीपिंग पिल्स सेफ होती है या उसका यूज कब होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि स्लीपिंग पिल्स इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। ठीक है, कई लोगों को हम देते हैं कोई एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन की वजह से, या कुछ एक्यूट परफॉर्मेंस होता है नेक्स्ट डे और हमें नींद प्रॉपरली होनी चाहिए, हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है, विच एवरी डॉक्टर एवरी वन प्रिस्क्राइब्स, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट स्लीपिंग पिल इज नॉट द आंसर, इट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। जैसे हमने अच्छी तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अगर हम एक्सरसाइजेस करें, हमारा स्लीप हाइजीन पैटर्न मेंटेन करें, तो वी कैन हैव अ नेचुरल स्लीप। स्लीपिंग पिल्स का 2-3 डिसएडवांटेज होता है कि वो हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है, और एल्डरली पेशेंट में खासकर एक स्टडीज हैव प्रूवन कि स्लीपिंग पिल के आदत से या स्लीपिंग पिल के नशों से पेशेंट्स गिर जाते हैं। जैसे नींद में बाथरूम जाना हुआ, रात को काफी लोगों को, एल्डरली पेशेंट्स को मेल होते हैं तो उनको प्रोस्टेट की तकलीफ होती है, उनको रात को बाथरूम जाना होता है, और वो अगर नींद के नशे में है, वो दवाई के नशे में है, वो गिर जाते हैं, उनको फ्रैक्चर होता है, उनको हिप बोन टूट जाता है, और वो परमानेंट और एक प्रॉब्लम को लीड करता है। सो स्लीपिंग पिल ऑन अ वेरी लो डोज अंडर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर विथ एन अंडरस्टैंडिंग कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा टेम्पररी बेनिफिट के लिए है, और इसके लिए इसके साथ साथ हमें और क्या क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, दैट इज द राइट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्लीपिंग पिल रादर देन ओनली रिलाइंग ऑन पिल्स। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपकी अभी क्या सिचुएशन चल रही है, और जितना हो सके हम अपने अंदर जो चेंजेस ला सकते हैं वो हम लेकर आए। लेकिन कब जरूरत पड़ती है, कब ये समझना चाहिए कि अब मुझे जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, अब ये मुझे डॉक्टर के पास में जाकर ही इसका इलाज कराना चाहिए? तो इससे मैं एक बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम पे आता हूँ, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एकदम स्ट्रेस फ्री आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लाइफ एकदम स्मूथ है, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, रात को अपने फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन रात को जैसे सोने जाता हूँ तो मुझे पैर इतने दर्द करते हैं कि मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मैं सो ही नहीं पाता हूँ। सो ये एक बीमारी है जिसे हम नॉक्टर्नल क्रैम्प्स बोलते हैं, और एल्स एक मेडिकल टर्म है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, RLS बोलते हैं, जिसमें पेशेंट जब एक्टिव होता है या जब चलते हैं तो उनको पैरों में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो रेस्ट पे आते हैं, मतलब बैठते हैं लंबे समय तक या फिर लेटते हैं सोने के जाने के समय तक, खासतौर उनको पैरों में एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन आता है, जो एकदम क्रीपी लाइक सेंसेशन होता है या पिंस एंड नीडल्स लाइक सेंसेशन होता है, और इसकी वजह से पेशेंट सो नहीं पाते हैं, और वो काफी डिस्टर्बिंग होता है, अपनी स्लीप पैटर्न पूरी डिस्टर्ब कर सकता है और नेक्स्ट डे पेशेंट को परेशान कर सकता है। इसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ जानकारियां हैं जो आप सभी को पता होना बहुत जरूरी है। आजकल जो बिजी लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, इसमें अपने आप का ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी हम अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएंगे और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे।
बस इसी आशा के साथ में आज का ये टॉक शो आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं वीएनएम टीवी के माध्यम से, और हमारे साथ डॉक्टर मनन मेहता जो हमारे साथ मौजूद रहे और आपको ये सभी जानकारियां पहुंचाई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आखिर में आप कोई मैसेज जो हमारे दर्शकों को देना चाहें तो दे दीजिए सर। यस, सो दर्शक मित्रों, जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ कि अच्छा पॉजिटिव स्लीप, अच्छी हाइजीनिक स्लीप या रिस्टोरिंग स्लीप कि जिससे हम नेक्स्ट डे फ्रेश रहते हैं, ये हमारे दिनचर्या, परफॉर्मेंस, हमारी करियर, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल एज बहुत सारी बीमारियों का प्रिडिक्शन रहता है इससे। अगर ये स्लीप अच्छी है तो हम काफी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, हमारे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है, हमारी मेमोरी पावर है, हमारी एबिलिटी है, वो काफी इंप्रूव होती है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जैसे स्लीपिंग पिल है या कुछ व्यसन कर लिया और सो गए या कुछ टीवी देखते देखते सो गए, दीज आर नॉट गुड साइंस। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। आप ट्राई करिए कि जैसे हमने डिसाइड किया कि हम 11 बजे सो जाएंगे, अब 10 दिन 11 बजे सोइए, भले नींद ना आए, 11वें दिन तो आएगी, 12वें दिन तो आएगी। सो हैव अ गुड शेड्यूल कि मुझे डिसाइड करना है कि मुझे 11 बजे सोना है, 11:30 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, वॉट एवर, फॉर एवरीवन टू इज ओन। बट अगर ये शेड्यूल मेंटेन करेंगे, आप एक्सरसाइजेस करेंगे, आप सोशल मीडिया का यूज कम करेंगे, मोबाइल का यूज कम करेंगे, चाय कॉफी कम पियेंगे शाम के बाद, तो ये सब आप एक अच्छा हाइजीनिक शेड्यूल में आप यू कैन फॉल एंड योर स्लीप कैन बिकम एज नेचुरल एज एनीवन। विद दिस ऑलवेज रिमेंबर के 2-3 जो कारण होते हैं जो हमारे रात को पैर दर्द करते हैं, उसे हम RLS बोलते हैं या नॉक्टर्नल क्रैम्प्स बोलते हैं। अगर इससे आप पीड़ित है तो आपको डॉक्टर्स को डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट इट, और इसके काफ़ी रीजंस होते हैं एंड वी कैन वो उसको डायग्नोसिस उसका अलग रहता है। और एक बात जो मैंने बताई कि स्नोरिंग, जिसकी वजह से एक स्लीप एपनिया नाम की बीमारी होती है जो स्लीप भी डिस्टर्ब करती है और उससे हेल्थ भी काफ़ी हमारी डिस्टर्ब होती है, तो उसके लक्षण आप जल्दी पकड़िए और वी कैन ट्रीट इट वेरी नाइसली टू प्रिवेंट फर्दर प्रॉब्लम्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बदलाव आपको लाने हैं अपनी जिंदगी में, इसकी शुरुआत आप आज ही से कर देंगे, और धीरे धीरे करके हम कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन जब हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते हैं तो वो एक ना एक दिन हमें सफलता तक लेकर ही जाता है। तो आज से उस कोशिश को शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को आप अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि 90% लोगों को ये रिलेट करने ही वाला है। तो खासकर उन लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक इस जानकारी को पहुंचाइए जिन्हें नींद में बहुत दिक्कत होती है, जिन्हें सोने में बहुत दिक्कत होती है। वीएनएम टीवी आपके लिए हमेशा इस तरह के टॉपिक्स लेकर आएगा जिसकी जानकारी आप तक होनी बहुत जरूरी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटेंगे एक और टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राजू भड़वार जी। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ़ी के सफ़र के बारे में और उनके अद्भुत अनुभव के बारे में। तो राजू जी, हमें ये बताइए कि आपकी जो फ़ोटोग्राफ़ी की सफ़र की शुरुआत कब हुई और ऐसा क्या प्रेरणा आपको मिला जो आप आज इधर हैं? फ़ोटोग्राफ़ी का पैशन मुझे एक फ़िल्म देखते हुए, विनोद खन्ना एक कैमरा लेके शबाना आज़मी के फ़ोटोग्राफ खींच रहे थे, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि ये बहुत अद्भुत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये कैसा है, ऐसे फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और ऐसा मेरा लाइफ करियर बनेगा। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और बड़ौदा के प्राइवेट स्टूडियो में जॉब के लिए मैं चला गया। उन्हों को उस टाइम पे सैलरी बहुत कम मिलती थी। आई थिंक मैंने 500 से शुरुआत किया था और पहली बार तो उन्होंने बोला कि आपके पास साइकिल है तो भी जॉब मिलेगा, क्योंकि स्टूडियो बॉय के हिसाब से काम करना था। तो मेरे पास तो उस टाइम साइकिल नहीं थी, लेकिन मैंने झूठ बोला कि भाई साइकिल है, मेरे को तो जॉब करनी थी। इंटरेस्ट बहुत था, क्यूरियोसिटी थी। फिर मैंने क्या करा कि कोडाक क्रोमा कैमरा आता है, एक मेरा फ्रेंड था सब्जी बेचता था, उससे आधा पैसा 1500 में उस टाइम कोडाक क्रोमा कैमरा मिलता था। बड़ौदा में बहुत फेमस लैब है सुपर फास्ट कलर लैब, भरत भाई की। वहाँ पे मैंने पूछा ये कैमरा कितने का आएगा सर? तो उन्होंने बोला 1500 तो मेरे लिए बहुत 97 की बात करो, बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने क्या करा, मेरा फ्रेंड था कि पार्टनरशिप में फ़ोटोग्राफी का बिजनेस करे तो कैसा? तो फ़ोटोग्राफी तो बहुत यूनिक होता है। फ़ोटोग्राफी पहले तो मुझे फ़ोटोग्राफी करने से पहले खींचने का बहुत शौक़ था कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अगर मैं हूँ तो दूसरों की सुंदर कैसे बनाते हैं। तो वहाँ से मैंने एक कोडक कैमरा से शुरुआत की और रोल जो डेवलप करने में जाता था स्टूडियो में, वहाँ से उन लोगों को कि ये बंदा बहुत अच्छे फ़ोटो खींचते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप जॉब करोगे? मैंने बोला जॉब तो करूँगा, लेकिन आप सैलरी कितना देंगे? तो उन्होंने बोला तो 500 बहुत कम है। तो अभी आप देखो कि आपको अच्छा लगता है, काम करो, फिर आपको मालूम है फिर पगार आपकी ज़्यादा कर देंगे। तो मैंने बोला जहाँ पे अभी मैं सुपरवाइज़र हूँ वहाँ पे मेरे 750 सैलरी मिलती है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। नहीं, उससे ज़्यादा तो परवड़ेगा नहीं। तो ठीक है 500 रुपये से शुरुआत करें, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई कल से तुझे आना है। तो मैं तो इतना शौक़, इतना मतलब जॉब लग गई मेरी, तो मैं इतना खुश हो गया। तो मैं बाज़ार में गया, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, 250 रुपये की साइकिल ख़रीदी। उसका पैडल टूटा हुआ था, मैंने वेल्डिंग कराया। फिर दूसरे दिन साइकिल बराबर साफ करके उनको कलर किया, 20 रुपये का कलर लेके आया। मेरे बहुत खुशी का पार नहीं था। और दूसरे दिन मतलब 9 बजे का टाइम था, 8:30 बजे स्टूडियो के स्टेप पे बैठ गया मैं कि मुझे जॉब करनी है। अच्छे कपड़े पहन के, नहा धो के मस्त। सेठ बोले तो आगे तेरे को इतने इंटरेस्ट है, काम करेगा, अच्छा तू तो आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, मेरे को फ़ोटोग्राफी करनी है। तो वो भी बहुत खुश हो गए, भाई ऐसा स्टूडियो के भाई साफ़ सफाई का, चाय का, ऐसा तुझे स्टूडियो बॉय के हिसाब से काम करना है। उस टाइम रील चलता था, रील डेवलप करने के लिए सिटी में जाना पड़ता, तो उसके लिए साइकिल तो चाहिए ही चाहिए। तो साइकिल खरीदी और वो हिसाब से मुझे जॉब मिली। हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जिसमें आपने आदिवासी संस्कृति को कैद किया। तो इसका निर्णय आपने कैसे लिया? ऐसी क्या खास चीज़ थी जिस आदिवासी संस्कृति की जिसने आपको आकर्षित किया? मेरे को आदिवासी ट्राइबल लाइफ बहुत पसंद है, क्योंकि वो लोग इतने सादे हैं, जंगल, इतनी प्रकृति के बीच में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। इनकी जाहोज ला के आप देखो, कच्चे घर, मिट्टी के घर में रहते हैं। तो परंपरा जो अपने संस्कृति है उन लोगों ने अच्छी तरह से संभाल के रखी है, मैं ये मानता हूँ। और जो त्यौहार होता है, भले घर में पैसे नहीं हो, वो खेतीबाड़ी के ऊपर से निर्भर रहते हैं। तो जितने पैसे हो अपने 1000, 1500, 2000 में वो घर चला लेते हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी पे निर्भर ज़्यादा रहते हैं। तो 15 साल से तो मैं आर्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जाता हूँ, उन लोगों को फ़ोटोग्राफ खींचता हूँ, तो मेरा उनसे बॉन्डिंग हो गया। वो लोग हर बार फ़ोटो खींचता तो पैसे नहीं लेता और फोटोग्राफ वैसे दे के आता हूँ, दोस्ती हो गए। तो फिर उन लोगों का जो रहन सहन है, क्या रीति रिवाज है, वो मैंने जाना। फिर हर बार त्यौहार आता है तो वो लोग तैयार होते हैं। तो मैंने बोला कि आप तैयार होकर कहाँ जाते हो? तो गेर के मेले में जाते हैं। छोटा उदयपुर कवाट बहुत नामचीन फेमस
फेस्टिवल होता है, होली में वो लोग तैयार होते हैं, घेर का मेला। बहुत फोटोग्राफर, बड़ौदा के जाने माने फोटोग्राफर वहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं। गुजरात में सब अहमदाबाद सूरत से फोटोग्राफर लोग आते हैं, वहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं। लेकिन फोटोग्राफी करते करते मैंने सोचा ये लोग इतना तैयार हो गया तो सजने धजने में टाइम कितना लगता होगा उनको। तो मैंने बात करी, मेरा एक फ्रेंड हो गया नार सिंह, तो उनसे मैंने बात करी, आप तैयार हो तो 2-2 दिन लगते हैं, हम लोग उपवास करते हैं, 2 दिन लगते हैं तैयार होने में। तो उस टाइम वो घर पे नहीं जाते, खाट पे नहीं सो सकते। और उनका मानना है कि होली का जो त्यौहार होता है ना, उनमें बच्चों को लेकर भी, और मोर पिच कृष्ण भगवान का जो प्रतीक होता है उनको लेके वो सर पे चढ़ाते हैं और बच्चों को लेके साथ में वो डांस करते हैं। होली के राउंड ये लोग घूमते हैं मतलब। और जो तैयार होते हैं ना वो रात में तैयार होते हैं, सुबह जल्दी जाना होता है। सुबह मतलब 4:30-5 बजे से वो लोग कवाट मेला घेर का लगता है, वहाँ पे जाने के लिए 18 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर गांव है, हाफेश्वर है, मोगरा है, आजू बाजू पानवड़े, वहाँ से वो लोग इकट्ठा होते हैं शहर में कवाट, वहाँ पे घेर का मेला लगता है, तैयार होकर वहाँ पे जाते हैं। तो मैंने ये सोचा कि सब तो ऐसा काम करते हैं, मैं डिफरेंट कैसे करूँ। तो ज़्यादा मेरा काम सबको पसंद आए, वो कैसे तैयार होते हैं। तो वहाँ जाके मैंने सब अरेंज किया, मतलब जो लोग कहाँ पे आप कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो, वो नीचे सो के ही वो पेंट करते पूरे फेस पे डॉट। और सब कलगी पहनते हैं, उनका पहनावा जो है पारंपरिक अपनी संस्कृति के हिसाब से जो पहनते, धोती कुर्ता, वो लोग सर पे मोर पीछ बांधते, बहुत हैवी होता है। और कमर पे वो कमरबंद होता है घुघरा, उनका म्यूज़िक आप देखो तो मन खुश हो जाएगा, छन 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 सब घूमते रहते हैं। तो वो सब कैसे पहनते वो सब मैंने क्लिक किया था, और वही मैंने पोर्टफोलियो 6 या 7 फ़ोटो की, वो पोर्टफोलियो के हिसाब से भेजना पड़ता है वहाँ पे। तो मैंने 6 फोटोग्राफ भेजे थे। पोर्टफोलियो में स्टोरी बनती है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो गेटिंग रेडी, मेरा पर्पस था गेटिंग रेडी, कैसे तैयार होते हैं वो मैंने भेजा। अच्छा लाइटिंग था, अच्छा कंपोजिशन था, तो क्लिक हुआ और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। और ऐसी कोई तस्वीर जिसे कैद करते वक्त आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? आज तक तो कभी नहीं। मैंने अपनी नज़र में बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए और मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, ऐसा लगता है मेरा परिवार है। मैं आर्ट फोटोग्राफी करता हूँ तभी भी, वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ तभी भी। अभी कोई लड़की की शादी है तो मेरी बहन है, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची की शादी है, तो मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाता हूँ। वहीं पे कुछ भी हो, मतलब टेंशन में सब छोड़ के सब वही काम में जुट जाता हूँ। और अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफी करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ से कैसा लगेगा, वहाँ से कैसा लगेगा, वो बहुत ट्राई करता हूँ, डिफरेंट देने का ट्राई करता हूँ। और इतना इन्वॉल्व होता हूँ घर की, मतलब लड़की की शादी के, बुआ कहाँ है, मामी जी कहाँ है, चाचा कहाँ है, वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है। राजू भाई तो देखो कैसे घर के ही मेंबर है, वो इतना हिचकिचाहट नहीं करते, सब बोलते हैं ना कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, इतना इन्वॉल्व हो जाता ना, वो लोग बहुत खुश रहते और बहुत अच्छी तस्वीरें आती है, मतलब इतना उभर के आती है। आपका इंस्पिरेशन कौन है, ऐसा कोई फोटोग्राफर जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? जी, मेरा इंस्पिरेशन श्री मनीष चौहान है। मैंने आर्ट फोटोग्राफी पहले तो नहीं जानता था, वेडिंग फोटोग्राफी में मेरा को बहुत मतलब अच्छा था। तो मनीष चौहान जी से मेरी मुलाकात हुई 2007 में, वहाँ से मेरी कारकिर्दी शुरू। उनकी फ़ोटोग्राफी मैंने देखी, मैंने लाइक पेंटिंग, ये फ़ोटो आपने सच में फ़ोटो खींचे? हाँ भाई आप फ़ोटो, मेरे को लाइक पेंटिंग इतना अच्छा लगा कि बहुत अच्छा है, ये सब फ़ोटो हो सकता है। उन्होंने कच्छ जाके वो फोटोग्राफी करी थी ट्राइबल लाइफ के ऊपर, वो जो पहनावा, वो पेंटिंग लाइक ऐसे लग रहा है गोकुल मथुरा में श्री कृष्ण जी की नगरी में आ गए, ऐसा लग रहा था। फिर मेरे को ऐसा जुनून, मुझे कब लेके जाओगे, मुझे भी आर्ट फोटोग्राफी करनी है। तो तेरा तो विज़न बहुत अच्छा है, तू करेगा तो बहुत आगे जाएगा। तब से मैंने शुरुआत की और बहुत प्रेरणादायक रहे मनीष जी चौहान, और मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शुरुआत उन्होंने से ही हुई मेरी आर्ट फोटोग्राफी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस करना पड़ता है। तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्ट्रगल तो करना पड़ता है, हर कोई फील्ड में स्ट्रगल कहाँ नहीं होता, हर फील्ड में स्ट्रगल तो है ही है।
अभी मैंने शुरुआत की तो मैंने बहुत स्ट्रगल की, मतलब 14 साल जॉब करना बहुत बड़ी बात है। कोई मुझे मालूम है गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, प्राइवेट जॉब है तो कोई पेंशन मिलने वाला नहीं है, तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो मेरे पास भी उतना पैसे नहीं था, तो मैंने अच्छे फ्रेंड ढूंढे, पार्टनरशिप करी, फिर आपका अपने खुद का है, मतलब स्ट्रगल तो करनी ही करनी। और बात बोली आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। नया जनरेशन बहुत भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि उनको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती। समझो मैंने अभी स्ट्रगल किया तो मेरे लड़के को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, तैयार प्लेटफॉर्म, उनको तो खाली बैठना ही है। स्ट्रगल मैंने किया, उन लोगों को बैठे क्यों नहीं, वो भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि मुझे जो तकलीफ़ पड़ी, मेरे को बहुत दिक्कत पड़ी कि कैमरा नहीं ले सकता था, कहीं उधार मांगने गए, वो जो पैसे देने वाले हैं वो भी बोलते ब्याज लगेगा, तो मैंने ये सोचा घर चलाना ब्याज करूँ क्या करूँ, अच्छा कैमरा नहीं ले पा रहे थे। अभी तो शुरुआत है कि मोबाइल, छोटे कैमरा, बहुत मतलब कम पैसे में भी कैमरा मिलता है, वहाँ से आप शुरुआत करो, फिर प्रोफेशनल कैमरा खरीदो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। स्ट्रगल तो सब लाइन में है। और नया जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप रियल में बहुत भाग्यशाली, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई फ्रेंड बना के सीख सकते हैं, मतलब अपने आप भी आप मतलब रील बना के भी आप कमा सकते हैं, आपका घर चलने ही वाला है, पहले जैसे दिक्कत नहीं पड़ती अभी। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना तो बहुत बड़ी बात है, और जितने भी आज तक मुझे अवार्ड मिले हैं, हर साल एक अवार्ड होता ही है। अभी ये 2 महीने में मुझे 3 अवार्ड मिले हैं, एक बड़ौदा में, एक ऑल इंडिया फोटोग्राफी अहमदाबाद, उसमें सेकंड प्राइज़, अभी ऑल इंडिया फोटोग्राफी ललित कला एकेडमी 2024 में फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन यहाँ आने के लिए, वो प्लेटफॉर्म पाने के लिए मैंने मेहनत भी उतनी बहुत ज़्यादा करी, बहुत सारे फोटोग्राफ खींचे। 2000 एक ट्रिप में 2000-2500 फोटोग्राफ्स हो जाते हैं, उसको मतलब कितने अच्छे वो रखने, कितनी लाइटिंग अच्छा नहीं आया, कोई कंपोजिशन अच्छा नहीं आया तो फिर डिलीट करना, और एक डाटा भी मतलब 2-3 हार्ड ड्राइव भर के है। और वेडिंग फोटोग्राफी तो सब बड़ौदा में करते ही है। मेरा विज़न थोड़ा अलग है, मैं स्टूडियो का नाम भी मोमेंट रखा है, क्योंकि कोई मोमेंट में चुकता नहीं हूँ। मैं जब फोटोग्राफी करने लिए जाता हूँ तो कोई एक मोमेंट, हाँ अभी ये चावल इसने यहाँ से यहाँ डाला, ये करने वाला है, तो मैं अलर्ट फ्रेम बना के, मेरे मगज में फ्रेम अलर्ट रहता है कि ये फ्रेम बनानी है, इतना तो मेरे को चाहिए, कंपोजिशन बना के वो फ्रेम में कैप्चर करता ही हूँ। इसके लिए मैंने मोमेंट, स्टूडियो का नाम भी मोमेंट रखा है। और बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरे जितने अवार्ड हैं ना, लोग मेरे क्लाइंट जो है वो बोलते हैं राजू भाई आप तो भरवाड़, आप ये कास्ट में, आपको तो गाय भैंस चराना काम है, फोटोग्राफी में कैसे आ गए। मतलब मेरा शौक़, वो जब से मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे मेरी लाइफ बन सकती है, मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, वो SSC पास किया है, मतलब स्ट्रगल किया 12-13 साल 14 साल मैंने जॉब किया, और बाद में अपना खुद का स्टूडियो, बहुत मेरे को सेटिस्फेक्शन है। मेरे क्लाइंट भी इतने अच्छे तरह से मेरे को सराहते हैं ना कि भाई आपका जैसा काम नहीं, जो भी यहाँ पे आता है ना वो राजी होके जाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो काम मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरा इन्वॉल्व मैं अपना 100% देता हूँ। हमारी कास्ट में ज़्यादातर तो लड़के को पढ़ाते नहीं, जॉब तो नहीं करना है, बिजनेस ही करना है, वो बस वो हिसाब से मैंने ये सोचा डिफरेंट लाइन। पूरे बड़ौदा में फोटोग्राफर, भरवाड़ कास्ट का कोई फोटोग्राफर मैंने पहले शुरुआत की, तो मेरा फैमिली वो हिसाब से बहुत खुश है कि भाई ये कुछ प्लेन में बैठने वाला लड़का पहला हमारी पूरी मेरे फैमिली में मैं हूँ। भाई आज से 15 साल पहले के अपना राजू तो प्लेन में बैठ के है, प्लेन में एक कैसी फ़ोटोग्राफी करता है, उनको तो मालूम ही नहीं क्या करता हूँ फोटोग्राफी, उनको तो मालूम नहीं फोटोग्राफी में क्या लाइफ। मतलब फ़ोटोग्राफी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, कैमरे ने मेरी की पहचान बदल दी। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, मतलब हमारी कास्ट में तो ज़्यादा लड़कियों को भी नहीं पढ़ाते, लड़के को भी पढ़ाते नहीं, लेकिन मैंने कुछ उसमें से उभर के, मेरे माता पिता ने बहुत सहयोग किया कि मेरे को पढ़ाया, जमाने के साथ चलना सिखाया, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मम्मी पापा का। कि मेरे मम्मी पापा ने कोई काम करने से ना नहीं बोला, कि भाई उनकी परिस्थिति नहीं थी, भाई घर चलाने तो थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, घर चलाने वो इतना कर लेना, फिर अपना शौक़ भी करना, कोई मतलब रोक टोक नहीं थी। अभी के जनरेशन माँ बाप तैयार देते हैं, हमारा माँ बाप ने वो किया नहीं, लेकिन पढ़ाया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये अवार्ड मेरे पापा, मैं मेरे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे पापा जी को, तो उनको ही समर्पित करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा, मेरे के अंदर एक जुनून डाला कि भाई तू कर सकते, तू डिफरेंट है लोगों से। फिर पूरी कम्युनिटी में मेरे जब देखा अपना राजू देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो फोटोग्राफी की दौलत से।
उनकी कहानी हमें ये बताती है कि अगर आप में कुछ कर जाने का जुनून हो तो आप उसे अवश्य हासिल कर सकते हैं, और हमें आशा है कि वो आगे भी अपने काम से हमारे समाज को और लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं क्योंकि वो हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच मयूर सर। अपने इन्हें बहुत बार रील्स में देखा होगा, सोशल मीडिया पर आप फॉलो भी करते होंगे और शायद आपने इन्हें अपने कोच के रूप में भी देखा होगा। तो आज हमारे साथ मयूर सर जुड़े हुए हैं। वो जाने माने कोच तो हैं ही और इस स्पोर्ट्स की दुनिया में उनका काफ़ी नाम है, लेकिन साथ ही वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जिन्हें लाखों लोग फॉलो करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं अपने गेस्ट से। मयूर सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपकी जो जर्नी है, कई लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का और पायलट बनने का, लेकिन जो स्पोर्ट्स में है वो बहुत लोग खेलते तो हैं लेकिन करियर के तौर पे उसे नहीं देख पाते। तो आपकी जो जर्नी, आप एथलीट हैं, तो आपने इस फील्ड को कैसे सेलेक्ट किया? ये एक्चुअली जनरली ऐसा होता है कि फादर और मदर का बहुत इसमें योगदान रहता है। सो मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनाने में। और मेरे फादर एक एथलीट रह चुके हैं पहले, जो वो खुद फुटबॉलर भी थे और साइकिलिस्ट थे। तो मैंने उनसे प्रेरणा ली है कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बन पाया। और हमें सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि जब हम स्पोर्ट्स पर्सन की जर्नी पे निकलते हैं तब एक स्पोर्ट्स पर्सन को तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी इतना ही चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे मेरी मदर को मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने जब मुझे डाइट, एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है डाइट। जो डाइट प्रॉपर बना के देना टाइम पे, सुबह में शाम को, बहुत ज़्यादा टफ होता है और वो बना के देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरे फादर जिन्होंने हर एक ऐसी कंडीशन में मुझे सपोर्ट किया जब एक फादर की जरूरत होती है, लाइक एक फ्रेंड के तौर पे। मेरे और मेरे फादर के रिलेशन ऐसे नहीं है जैसे एक फादर और सन के होते हैं। वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो हम हर एक चीज शेयर करते हैं एक दूसरे से, और उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। जब भी जहां पे भी जरूरत लगी, मैं हार के आऊं, जीत के आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन पूरी फैमिली मेरी, जैसे मैं स्टेट लेवल की कंपटीशन भी जीत के आता हूं तो वो लोग इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं जैसे मैं इंटरनेशनल जीत के आया हूं। तो मुझे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से, स्टेट लेवल से उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने में मुझे जो मोटिवेशन मिला है वो मेरी फैमिली की ओर से मिला है मुझे। हम आपको बता दें कि जो मयूर सर हैं वो वुशु बॉक्सिंग में इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सर अभी स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच हैं, तो सर ये जो आप कोच हैं इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको तो पता है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए भी कोई कोच होता है, लेकिन आम लोग जो जिमिंग करते हैं या फिर कोई बच्चा है उसको नहीं पता होता, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि वो कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपने ये फील्ड कैसे सेलेक्ट की? जी, मैंने एक्चुअली काफ़ी मेरा समय, जैसे मैंने मेरी करियर की शुरुआत की थी बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग का फर्स्ट मैच था, मैंने मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था खेल महाकुंभ में से। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हाथ, मतलब लाइक मैंने ट्राई किया, जैसे किक बॉक्सिंग हो गया, वुशु हो गया, MMA हो गया, रेसलिंग, जूडो, लाइक एवरी स्पोर्ट्स जो मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स से रिलेटेड था मैंने सब में प्रयत्न किया। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का काम कहाँ पे आता है? जैसे एक चीज सबको पता नहीं होती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको, कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक स्पोर्ट्स पर्सन को पर्टिकुलरली, जैसे कोई एथलीट हो गया, स्प्रिंटर है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होती है,
कोई क्रिकेटर है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होगी, जैसे बॉक्सिंग है तो उसके लिए उसको अलग ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो वो एक डिफर करता है। जैसे आप जिम में ट्रेनिंग करते हो तो नॉर्मल अपना बॉडी बनाने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप ट्रेनिंग करते हो, पर अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, अगर आपको आपका परफॉर्मेंस एनहांस करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, उसके लिए बहुत सारा स्टडीज करना पड़ता है और उसके बाद हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बनते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि जो युवा है और जो हमारी जनरेशन है वो इस चीज के लिए ज्यादा अवेयरनेस नहीं है उनमें? लाइक अभी तो पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं आज के युवा। और आज मैं देख रहा हूं जैसे बहुत सारे जो जेनजी बच्चे हैं, जो अभी नई जनरेशन है, वो लोग, मैंने उनको देखा है कि नई सिगरेट या ऐसी चीजों के जो लाइक बोलते हैं हम लोग कि ड्रग्स, और उसके और जाने से ज्यादा बेहतर वो समझ रहे हैं कि हम जिम में ट्रेनिंग करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मैं अभी भी स्टडीज कर रहा हूँ। लाइक मेरा एक ये है कि मैं कभी भी स्टडीज करना बंद नहीं करता हूँ। जब तक आप स्टूडेंट्स हो तब तक आप आपकी लाइफ को प्रॉपरली जी सकेंगे, आप समझ सकेंगे। अगर स्टूडेंट रहेंगे तब जाके आप किसी को समझा पाएंगे या किसी को कोच कर पाएंगे। तो मेरा अभी भी स्टडीज चल रहा है। मैंने जस्ट रिसेंटली MSU से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का स्टडीज किया और अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का लेवल 1 भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से किया था। अभी मेरा नेक्स्ट आगे का प्लान है लेवल 2 और देयर आर सो मेनी थिंग्स, अभी मेरा उसके लिए स्टडीज चल रहा है। तो जब आप स्टडीज करते हो तो आपको पता चलता है कि आपको कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से किसी को ट्रेन करना है। लाइक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक बहुत वाइड फील्ड है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नई नई रिसर्च होते रहते हैं दिन प्रतिदिन, हर महीने हर दिन आपको नए रिसर्चेस, तो आपको हर टाइम पे अपडेटेड रहना पड़ेगा, जब जाके आप किसी एथलीट को प्रॉपर ट्रेन कर पाएंगे। सर, तो ये सारे स्पोर्ट्स में ये कोच की जरूरत होती है? जी, जैसे इंडिया में क्रिकेट है, क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस अपॉइंट होते हैं। हर एक टीम के साथ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जाता है जब भी कोई मैच होगी या कुछ भी होगा। अपने साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो काम कर रहे हैं, वहां पे जितने भी एथलीट्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस को अपॉइंट किया जाता है। तो अभी फिलहाल हर एक स्पोर्ट्स में जहां पे एक कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो तैयारी करी जा सकती है, वहां पे वो लोग स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस को अपॉइंट कर रहे हैं। पर बहुत सारी जगह पे ऐसा है, जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स मैंने देखा है, तो वहां पे अभी तक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस नहीं है। पर मैं आज आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने भी एथलीट्स हैं, मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, तो उनको एक गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग सब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस के थ्रू जाइए, तो और ज्यादा बेटर आप ट्रेनिंग कर पाओगे, आप और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छे से कर पाओगे और आपको जिस लेवल पे पहुंचना है, आपका जो गोल है, आपको उसको आप बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे। सर, इसमें चुनौती क्या क्या आती है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जो होते हैं उनमें कोई, आप जैसे आपने बताया, नशे की आदत होती है और इसमें डाइट को भी बहुत ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। तो इस चीज में चुनौती कहाँ आती है? किसी भी एथलीट को ट्रेन करना एक चीज ऐसी हो जाती है, उनकी इंजरी, जैसे कोई भी एथलीट अभी कोई लाइक अंडर 19 खेल रहा है तो उसके पास बहुत कम टाइम होता है। से 16 में आया, उसके बाद वो अंडर 19 के लिए सिलेक्शन के लिए जाता है, उसके बाद बहुत छोटा टाइम है कि उस दौरान में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको इंजरी ना हो। अगर इंजरी हो जाएगी तो उसका साल बिगड़ जाएगा या उसको उतना टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा। तो हम यही चीज का ध्यान रखते हैं कि जैसे कोई भी एथलीट होता है तो उसको इंजरी ना हो और इंजरी फ्री उसको हम ट्रेनिंग दे पाए। इंजरी भी नहीं होनी चाहिए और उसका परफॉर्मेंस भी एनहांस होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, इंजरी जो चीजें आती है, कभी कभी ऐसा स्पोर्ट्स में होता है कि वो खेल रहे हैं, उन्हें इंजरी आ गई, तो उस जगह आपका क्या रोल रहता है? जैसे एक मेन इंजरी जैसे सबको कॉमनली होता है जो लिगामेंट इंजरी। आफ्टर लिगामेंट इंजरी डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ टाइम के लिए उनको ब्रेक लेना चाहिए। उसके बाद रिहैब चालू होता है उनका। रिहैब में हम लोग ये हेल्प करते हैं, लाइक हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं जो आफ्टर इंजरी बैक टू गेम उनको जब आना है तो वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस के पास आता है और वो ट्रेनिंग करता है। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी इंजरी है उसको रिकवर भी करना है और उनका स्ट्रेंथ भी कम नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे उनका पर्सनलाइज प्रोग्राम बनेगा, उनकी हर एक इंजरी जो हुई है उसका पूरा रिपोर्ट्स हम स्टडी करते हैं, उस हिसाब से उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हैं और उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं।
आपको मैं बता दूं, जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही मयूर सर सीएम भूपेंद्र पटेल जी से मिलने गए थे। सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मीट के बाद? बहुत अच्छा रहा। हमें ऐसा था कि लाइक भूपेंद्र पटेल सर है, सीएम है, उनका एक ऑरा है, अलग ऑरा है, और एक सीएम का एक डेजिग्नेशन होता है, लाइक उनके पास कोई व्यक्ति ऐसे ही जाके मिलेगा और कैसे बात करते हैं वो बहुत बहुत मायने रखता है। उनका एक हमें ऐसा प्रेशर भी था कि कैसे बात करेंगे हमसे, सीएम है वो। पर हम गए वहां पे, उनसे बात करी, एक घर के सदस्य के तरीके से उन्होंने बात करी, बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर करी, हमने शेयर करी, हमसे पूछा कि क्या आपको अभी के दौरान में अभी क्या दिक्कतें आ रही है, आप आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे हमारी युवा पीढ़ी को आगे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के बिहाफ में भी और एक स्पोर्ट्स पर्सन के बिहाफ में भी कैसे आप तैयारी कर रहे हो 2036 के ओलंपिक के लिए, जो इंडिया में आने वाला है और पर्टिकुलरली गुजरात में आने वाला है। तो उन्होंने ये भी बोला कि हमने तो अपने ओर से जो तैयारियां चालू कर दी है 2036 की, आप लोग रेडी हो? मैंने बोला बिल्कुल सर, और आपकी जरूरत लगेगी तो हम आपको याद करेंगे। मैंने बोला सर सही है, हम ऑलवेज हम हमारे लेवल पे जितना अभी जितने भी प्लेयर्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं 2036 के ओलंपिक के लिए, और हम चाहेंगे कि हमें हमारी जब भी जरूरत पड़े तो हम वहां पे खड़े रहेंगे। 2036 के लिए तैयारियां अभी से ही बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कैसा आपको क्या लगता है, हमारे गुजरात कैसा रिप्रेजेंट कर पाएगा, अपने मतलब प्लेयर्स दे पाएगा इंडिया को? बिल्कुल दे पाएगा। अभी उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत काम चालू है उनका, और हम जो हमारे लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन है, हम कोचेस हैं, हम लोग दिलो जान से अभी से मेहनत करने लगे हैं। जैसे बच्चे हैं अभी जो अंडर 30 अंडर 12 जो भी बच्चे हैं, उन लोगों के ऊपर मेहनत चालू है, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जितना हो सके उतने कॉम्पिटिशन ज्यादा खेलेंगे, उनके ऊपर स्ट्रेंथ की लिए काम किया जाएगा, और जो आने वाले समय में 2036 तक की जो मेहनत जर्नी है, वहां तक हम उनके परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं और उनके लिए तैयारी चालू है। तो गुजरात वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको अगर कोच की जरूरत है तो हमारे सामने इंटरनेशनली जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ऐसे कोच कहाँ मिलेंगे? सर, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स यही है कि अभी फिलहाल मैं स्टडीज कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें जितना हम स्टडीज करेंगे उतना कम है। तो इसके अंदर जितना हो सके हम ज्यादा पढ़ने के प्रयत्न कर रहे हैं कि उतना उसको और ज्यादा समझा जाए, और ज्यादा एथलीट्स को हम मैक्सिमम पोटेंशियल तक उनके पहुंचा पाए। जो अभी स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है वो फिटनेस के एक महत्तम लेवल पे पहुंचे और अपने स्पोर्ट्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी टिप्स जो आपने दी कि वो हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जरूरी होता है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा VNM में आके, और आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को आज शायद पता चलेगा कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग क्या है। और आप अगर ट्रेनिंग करना चाहते हो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सोशल मीडिया हैंडलिंग भी आप शेयर कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जो स्पोर्ट्स की फील्ड होती है उसमें आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, लेकिन जो स्टेप्स होते हैं वो कई लोगों को पता नहीं होता, और जो स्टेप्स के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच जो होते हैं वो एक गुरु का काम करते हैं, और वो बहुत आपकी जो अचीवमेंट में है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप कि बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो आपको एक गुरु की ज़रूरत है जो आपको कोच के रूप में मिलता है। और जो हमारे मयूर सर हैं वो तो बेहतर कोच हैं ही, और साथ ही उनका सोशल मीडिया हैंडल भी है जहाँ पर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और वो आपको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। और उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उसमें वो कई सारी चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं जो आपके बेहद काम आएंगी। तो बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में आज हमने मयूर सर से बात की, और ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स से मिलने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए देखते रहें VNM TV पर मेरे साथ यानी सुहाली जैन के साथ बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. महिलाओं को सजना संवरना कितना पसंद है ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें मेकअप करना बहुत पसंद होता है और कुछ महिलाओं को बिल्कुल मेकअप पसंद नहीं होता है। लेकिन 90% ऐसे लोग होते हैं जो काजल का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं और हम में से कई लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काजल का इस्तेमाल तो करते ही हैं। लेकिन काजल से होने वाली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। काजल कैसे लगाना चाहिए और काजल लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी सुंदरता पर भी कोई आंच ना आए और हमारी आंखों पर भी, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के इस टॉक शो में। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ईशान पंड्या। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। डॉक्टर ईशान पंड्या, भाईली में इनकी सात्विक आई हॉस्पिटल है जहाँ पर ये आई सर्जन हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो आज ये हमसे बात करेंगे, आज ये हमें जानकारी देंगे कि जो काजल हमारी सुंदरता को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वही काजल हमें किस तरह से नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि काजल लगाना सेफ है, नहीं है और किस तरह से वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज लिया हुआ है कि हर कोई आए दिन काजल लगाता है और एज एक आंखों के डॉक्टर के हिसाब से जब हमें पूछा जाता है कि हमें काजल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए तो खैर हमारा सबसे पहला रिप्लाई तो यही रहता है कि आप हो सके तो ना लगाइए। बट इसके बावजूद भी काफ़ी लोगों को आदत सी रहती है जहां वो हर रोज़ लगाते भी हैं। तो इनके लिए मैं पहले समझाना चाहूँगा कि क्यों काजल हर रोज़ लगाना या ज़्यादा मात्रा में लगाना वो ख़राब होता है। तो जब आप समझे तो आँखों में आंसू की एक परत रहती है और इस परत पे काफ़ी सारे छोटे छोटे स्नायु ग्लैंड्स बोलते हैं हम। तो ये ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जो आंसू बनाने में हेल्प करते हैं और जब हम काजल लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉक हो जाता है, वो बंद हो जाते हैं और खुलने में और उनमें से आंसू निकलने में दिक्कत आ जाती है। तो इसी कारण काजल लगाना काफ़ी अच्छी बात नहीं रहती है। बट खैर अभी जैसे आपने बोला कि हमें सुंदरता बढ़ानी भी चाहिए और खैर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सब लगाते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना कि हमें उन आँखों का ख्याल कैसे रखना चाहिए और अगर लगाए तो उसको कब और कहाँ बंद करना चाहिए। काजल को किस तरह से इस्तेमाल करना है उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो शायद इसे सीवियर लेवल पर लेके जा सके या क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है, इसके बारे में बताइए। जैसे हमने बताया कि आंसू की परत में जो ग्लैंड्स रहती है वो बंद हो जाती हैं, तो
कहीं ना कहीं अगर काजल को लगाने के बाद हम पूरी रात छोड़ दें या उसको लगाने के बाद बहुत ही ऊपर ऊपर से धो के वापस अगले दिन लगाए, तो कहीं ना कहीं ये आंसू की जो ग्लैंड्स होती है वो बंद हो जाती है और आगे जाके ड्राई आइज़ और आंखों का सूखना वो एक दिक्कत कर सकती है। और ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी बार हम देखते हैं कि आंखें लाल रहती है, पानी निकलता रहता है, एक बेचैनी सी मस्ती रहती है, जहाँ पे पेशेंट हमारे पास आके बोलता है कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी कारण अगर आप लगाते भी हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसको रात को हमेशा हमेशा अच्छे से साफ कर दे। सो अब ये स्वाभाविक सवाल है कि उसको साफ कैसे किया जाए। तो घर पे क्या कीजिए, आप कॉटन लीजिए, कॉटन या उसको काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के उसको पानी की एक छोटी सी तपेली या आप कुछ भी बर्तन में रख दीजिए और उसको उबाल दीजिए जैसे आप आलू को उबालते हैं। 10-15 मिनट उबालने के बाद उसको अच्छे से ठंडा हो जाने दीजिए। फिर उसमें से उस कॉटन को निकाल के निचोड़ के उससे एकदम हल्के हाथ से साफ कर देना है। तब तक साफ करना है जब तक कॉटन बिल्कुल साफ ना हो, माने कि काला रंग उस कॉटन पे चिपकना बंद हो जाए और आप देख पाए कि वो पूरी काजल निकल चुकी है। तो हर रोज़ आई थिंक जो भी हर रोज़ लगाता है उसको ये रात को करना ही चाहिए और लगाने के बाद उसको छोड़ के सो नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा काफ़ी बार कहा जाता है कि काजल हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। काफ़ी लोग ये बातें बोलते भी हैं। ये एक मिथ है या इसमें सच्चाई है वो तो आप अभी क्लियर करेंगे। बट इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि आंखों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं काजल की वजह से, तो काजल में ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो सकती है? सो मैडम आपने बहुत सही बताया कि एक मिथ है कि जहाँ पे काजल लगाने से बच्चों में स्पेशली बोला जाता है कि अगर बच्चे जन्म लेते हैं और 1-2 महीने के बच्चों में अगर सुरमा या काजल लगाया जाए तो उनकी आंखें तेज़ होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही एक गलत अंडरस्टैंडिंग है। काजल हो सके वहाँ तक 18 साल की उम्र तक बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, खैर काजल लगाने से सुंदरता थोड़ी एनहेंस होती है, बट उसके अलावा उसका रोशनी में बढ़ाव देना या नंबर उतारना उसमें बिल्कुल कोई रोल नहीं होता है। तो उसकी वजह से उस हिसाब से उसको नहीं लगाना चाहिए हमें काजल को। अभी जैसा हम सब जानते हैं कि काजल हमारी सुंदरता को निखारने में काम आता है। अब भले ये सारी बातें लोगों को पता भी चल जाए, लेकिन उनका यही सवाल रहेगा कि बिना काजल तो मेरे चेहरे पे वो निखार ही नहीं आता, क्योंकि शुरू से आपने अगर वो आदत बनाई हुई है कि आप काजल लगाते हैं तो जिस दिन नहीं लगाते उस दिन ऐसा लगता है कि या तो आप बीमार हैं या तो आप रोए हुए हैं। तो सब आपसे पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप बीमार लग रहे हैं। तो कई लोग हैं जिन्हें काजल के बिना अच्छा नहीं लगता अपना खुद का चेहरा। तो ऐसे में जब वो काजल खरीद रहे हैं तो वो किन बातों का ध्यान रखें? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम दिमाग में रखें आई प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त? एक बड़ी अच्छी बात आपको बताते हैं। मेरे यहाँ आने से पहले मेरी मम्मी ने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो हमने बताया कि ऐसे काजल पे एक टॉक शो है और वो खुद जब लगाती है तो मुझे बोल के भेजा कि भाई ये मत बताना कि ना लगाए, ठीक है, लगाएंगे तो हम पक्के से लगाएंगे। खैर अब जब लगाने ही वाले हैं तो हमें बहुत 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जैसे मैंने बताया वैसे हमें हमेशा उसको रात को निकाल देना चाहिए, उसको लगा के सोइए मत। जब आप बाय करने जाते हैं तो हो सके तो अच्छी ब्रांडेड काजल लीजिए जो सील्ड हो, ओपन खुले में बिकने वाली या कहीं पे आप थैले से उठाई हुई कि जहाँ पे वो ओपन करके रखते हैं वैसे वाली मत लीजिए। हो सके तो उसको हर महीने बदलते रहिए, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है उसमें इन्फेक्शन के कीटाणु लग जाते हैं। और अगर कभी ना कभी आपको आँख का इन्फेक्शन रहा है और अपने आप काजल इस्तेमाल किया था तो उस काजल को फेंक के एक नया काजल ले लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव फ्री बोले, माने कि नेचुरल से नेचुरल हो सके वैसी काजल लेके इस्तेमाल करना वो बेस्ट रहता है। तो काजल से जुड़ी ये बातें, ये सवाल जो शायद कई लोगों के जहन में अब तक आए भी नहीं होंगे, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप भी काजल लगाना बंद ही कर दीजिए, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं, ये हमने डॉक्टर ईशान से जान लिया है। अब आखिर में मैं एक और सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कई लोगों के जहन में होता है कि सिर्फ काजल ही नहीं, कई सारे आई प्रोडक्ट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके भी एक शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम आंखों पे लगाते हैं, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं और उससे कैसे बचा जा सके? मैडम जब आपने बताया तो बाकी सब मेकअप की जो बातें रहती हैं वो हम जहाँ तक समझते हैं वहाँ तक वो लगाना काफ़ी सेफ़ रहता है। माने कि इवन अगर आप काजल लगाते हो तो क्या कीजिए कि आपकी जो पलक है उसके हल्का सा आधा इंच छोटा नीचे लगाइए ताकि वो बिल्कुल ही उसकी परत को सटा के ना लगे। दूसरा, अंडर शैडोज बोलते हैं या कभी कभार फाउंडेशंस हो जाते हैं या ग्लिटर हो जाते हैं, तो ये सबको हो सके उतना पलक से दूर लगाइए। और इतना तो ध्यान रखना ही रखना है कि अगर आप ये चीज़ लगा रहे हैं, वेदर आप ग्लिटर लगा रहे हो या आप
एक्सटेंशंस लगा रहे हो, तो हो सके उसको जितना मिनिमम टाइम रखा जाए वो बेस्ट है। निकाल दीजिए जब भी काम खत्म हो जाए, और आँख के अंदर बिल्कुल ना जाए वो ध्यान रखिए। लास्ट अगर चला भी जाए तो अपने आप से निकालने की कोशिश ना करें, हो सके तो किसी अस्पताल, आँख के अस्पताल में आजू बाजू जो भी आपके पास है वहाँ पे चले जाइए। बहुत आसानी से निकल सकता है, बट खुद निकालने जाने में काफ़ी डैमेज हो सकती है उसका। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपके काम आएंगी, आप इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे। अगर आप आखिर में कुछ मैसेज देना चाहें लोगों को। तो थैंक यू मैडम, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। सो आखिर में मेरा वही मैसेज रहेगा कि लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए। नो डाउट उससे काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि भाई हमें महसूस फ्रेश नहीं फील होता है, तो आप लगाइए, बट उसको हमेशा साफ़ करिए। और प्लीज़ 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 अपने बच्चों को ना लगाए, हो सके तो जब तक वो लड़कियां स्पेशली 15-16 साल की ना हो जाए वहाँ तक उन बच्चों में काजल का इस्तेमाल ना करें। तो अब से आप अपना भी ध्यान रखें, और साथ साथ अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको ये कहकर काजल लगाया जाता है कि ये नज़र से बचाता है, ये उनकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, तो ऐसे किसी भी मिथ को फॉलो मत कीजिए। हर चीज़ को पहले आप डिटेल में जानिए कि क्या सच है और क्या झूठ, उसके बाद में ही उस रिचुअल को फॉलो करना सही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की ये चर्चा आप सभी को पसंद आई हो। फिर लौटेंगे VNM TV पर एक और चर्चा के साथ, तब तक देखते रहिए VNM TV।